हेलो एवरीवन, नमस्ते। नमस्ते जी। चलिए, जब से लोग ऐड हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। प्रेयर, गायत्री में। Sir, your voice is not coming. अभी भी नहीं आ रही है? Audible. अब आ रही है? तो स्टार्टिंग से आ रही ओके ओके। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेलकम टू ऑल। आज हम लोग कोशिश करेंगे, सेकंड लास्ट लेक्चर इसको बनाने की कोशिश रहेगी। और लगभग हम लोगों ने 17 लेक्चर किए हैं अभी तक, और 17 लेक्चर में से लगभग पूरा जो यूनिट 1 है, जिसको मॉड्यूल 1 कहते हैं, मॉड्यूल 1 का पूरा कंटेंट हम लोगों ने देखा। थोड़े से जो बचे हुए हैं वो हम लोग आज की क्लास में और कल की क्लास में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कितना कर पाते हैं देखते हैं। ठीक है, तो अभी आज का जो टॉपिक है वो प्लूरलिटी ऑफ पुरुष है। सो हमने बताया था प्लूरलिटी ऑफ पुरुष कल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और हम लोगों ने जब बात की थी मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट, विशेष और अविशेष, ये बेसिक कंसेप्ट है फिलॉसफी का, सांख्य फिलॉसफी का। और हमने इसमें देखा था कि किस तरीके से जो पुरुष है उसका नेचर क्या है, प्रकृति है उसका नेचर क्या है, और उसके जो सारे एलिमेंट हैं उसका नेचर क्या है। अब सांख्य की जो एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी है, सांख्य इस फिलॉसफी को यहाँ समझा भी रहा है और बहुत अच्छे से डिटेल भी कर रहा है। वो इसको कहता है, इस फिलॉसफी को या इस सिद्धांत को कहता है, इस दर्शन को अनेकांतवाद का दर्शन। तो सांख्य दर्शन में जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, या जो कॉन्शियसनेस है, या जो पुरुष है, या सेल्फ, या सोल, या स्पिरिट, जो भी नाम दे सकते हैं, ये कैसा है अकॉर्डिंग टू सांख्य, ये कहते हैं ये अनेक है, कई सारे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था अकॉर्डिंग टू वैदिक वेदांत फिलॉसफी, तो वेदांत फिलॉसफी को जो फाउंडर रहे हैं, ठीक है ना, तो वादरायण, और वादरायण के जो बहुत अच्छे डिसाइपल थे वो हैं स्वामी शंकराचार्य। तो स्वामी शंकराचार्य ने वेदांत में अद्वैत वेदांत को खासकर उन्होंने उस पर अपने थॉट रखे थे, और उनके अकॉर्डिंग था कि जो कुछ है इस दुनिया में सब एक है। और वो क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परः। ब्रह्म ही सत्य है, और ये सारा जो जगत है ये कैसा है, तो बोले ये इल्यूजन है, ये मिथ्या है, भ्रम है ना। भ्रम इन द सेंस कि ये चीजें नहीं हैं। तो रियलिटी क्या है, तो रियलिटी कहते हैं कि रियलिटी इज द ब्रह्मन। सो ब्रह्मन इज द रियलिटी, अनदर थिंग्स रिमेन, ऑल थिंग इज द इल्यूजन। सो आचार्य शंकर के अनुसार जगत कैसा है, वो भी इल्यूजन है। और हमने देखा अकॉर्डिंग टू सांख्य जगत कैसा है, तो वो क्या कहते हैं, जगत इल्यूजन नहीं है, भ्रम नहीं है, मानते हैं कि माया है, लेकिन कहता परमानेंस की बात, परसिवरेंस की बात हुई, और परमानेंस की, ये रहने वाला है। ठीक है, ये रहने वाला है, ये रहता है। ठीक है, तो ये कैसा है, तो ये जड़ है, ये दुनिया जो ये जगत है ये जड़ है। ठीक है, जो प्रकृति जिसको कहते हैं। तो यहाँ सांख्य की फिलॉसफी जो बहुत अच्छी बात करती है, वो कहती है कि जो पुरुष है, जो सोल है, वो अकॉर्डिंग टू वेदांत एक नहीं है। पुरुष जो है वो अकॉर्डिंग टू वेदांत जो है वो कई हैं। पुरुष जो है अकॉर्डिंग टू वेदांत
है ना, एक है, लेकिन सांख्य के अनुसार जो है वो कई सारे हैं, कई सारे। ठीक है, सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ पुरुष की बात आती है, प्लूरलिटी ऑफ पुरुष की बात आती है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ पुरुष भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी कह सकते हैं, पुरुष कई हैं। पुरुष मतलब ये मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है। पुरुष का मतलब हो रहा है सोल, पुरुष का मतलब सेल्फ, पुरुष का मतलब स्पिरिट, पुरुष का मतलब सुप्रीम डॉक्टराइन, पुरुष का मतलब सुप्रीम कॉन्शियसनेस, पुरुष का मतलब अब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, ये है पुरुष, है ना। तो इसके बारे में जो सांख्य कहता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ, अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद थियरी एक ऐसी थियरी है जो ये बात करती है कि जितने लोग उतनी आत्माएं, मतलब जितने लोग उतनी चेतना, उतनी कॉन्शियसनेस, उतने सुप्रीम डॉक्टर हैं। तो वो बताती भी है कि वो कैसे है। ठीक है, वो आगे समझाएंगे यहाँ पर। सो द बीइंग्स आर डाइवर्स इन देयर कैपेबिलिटीज, इन देयर उपाधिज, है ना। सो this indeed is the diversity of the Purush. So diversity of Purush means the Purush has in different pattern, जितने लोग हैं उस तरीके से डाइवर्सिटी ऑफ पुरुष है। एंड इफ पुरुष, है ना, परवेडिंग बीइंग इन सिंगुलर, then the birth, death and experience of all the beings should happen once, है ना। ये है मेन लॉजिक जो कहता अनेकांतवाद को। ये कहते हैं पुरुष कैसे हैं, तो पुरुष बहुत सारे हैं, इसलिए जो लोग एक बार जन्म लेते हैं, तो यदि रीबर्थ होता है, रीबर्थ हमेशा होता ही है, और उस रीबर्थ को कहते हैं कि वो रीबर्थ जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, तो वो जो रीबर्थ हो रहा है वो फिर उसी पुरुष का हो रहा है। मतलब रीबर्थ इन द सेंस कि रीबर्थ तो हालांकि प्रकृति का है, बट जर्नी किसकी है, पुरुष की है। तो कहते हैं पुरुष एक होता तो हो सकता है कि वो, यदि बॉडी खत्म होती तो वो भी खत्म हो जाता, है ना। बॉडी, यदि पुरुष कॉन्शियसनेस एक होती तो सकता है बॉडी किसी की डिस्ट्रॉय हो गई, वो एक बार बर्थ लिया और उसके बाद डेथ हो गई, है ना, एक्सपीरियंस किया, तो ये सारी चीज़ें सिंगुलर टाइम होती। लेकिन कोई व्यक्ति को बार बार एक्सपीरियंस, बार बार जन्म ले रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे शयनी जठरे शयनम, ये जो वेदांत का कंसेप्ट है ये समझाता है कि हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। ठीक है, और बार बार इस संसार में आके उलझते हैं। तो उसके पीछे की वजह क्या है, तो इसके पीछे की वजह अकॉर्डिंग टू सांख्य अच्छे से समझाता है। वो कहता है इसके पीछे की वजह है द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पुरुष, अनेकांतवाद, जो कि कई आत्माएं, अब जरूरी नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि जो हमारा जन्म है वो इस जन्म में हम इंसान हैं तो पिछले जन्म में कुछ इंसान ही रहेंगे या कुछ, है ना। जरूरी नहीं है कि हम इंसान ही रहे होंगे, मे भी एनिमल बीइंग होंगे, मे भी प्लांट बीइंग होंगे, मे भी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो और तो जो है वो बराबर चल रहा है ना, और एक बार नहीं हो रहा ना। तो ये जो पुनर्जन्म के कंसेप्ट हैं, ये जो बार बार जन्म लेने की बात है, वो तभी पॉसिबल है जब पुरुष की मल्टीप्लिसिटी होगी। ठीक है, तो एक पुरुष नहीं है ना। एक पुरुष होता तो पता चला एक बार में एक व्यक्ति, ये दुनिया खत्म होती तो फिर दुनिया दोबारा जन्म ही नहीं लेती, है ना। तो आप देखें कि कहीं ना कहीं पुरुष कितने हैं, तो मल्टीप्लिसिटी है, हर वक्त कोई ना कोई जन्म ले रहा है, हर वक्त कोई ना कोई मर रहा है। ठीक है, so experience of all the beings should happen once. A single, है ना, sentient being cannot assume different set of faculties. So with different capabilities and the disabilities, and undergo, है ना, and undergo different experiences at the same time. So the Purush are multiple. Each Purush experience Bhog and Apavarg. So what is the meaning of Apavarg? Anyone? What is the meaning of Apavarg? Anyone? No idea. Apavarg means the moksha, liberation. It is a Sanskrit terminology, Apavarg. And Bhog, you know what is the meaning of Bhog? भोग मतलब सर उस चीज को मतलब लाइफ को एंजॉय करना या रहना उस चीज में। यस यस यस, है ना, जो एक्शन है उस चीज को एंजॉय करना, एक्ट करना, उसको पूरी तरीके से जीना, है ना।
प्लेजर्स और पेन के प्रिंसिपल्स के साथ सस्टेन करना, तो ये भोग है। ठीक है, सो भोग और अपवर्ग जो है, ये एक्सपीरियंस जो है वो कहाँ है, ये पुरुष के थ्रू हो रहा है। एंड टेक बर्थ रिपीटेटिवली अंटिल कैवल्य, और तब तक बर्थ हो रहा होता है व्यक्ति का, तब तक जन्म होता है, जब तक कि उसको कैवल्य या उसको लिबरेशन ना मिल जाए। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, मैंने म्यूट कर लगाई नहीं लीजिए। है दिखली। फोटो अच्छा नहीं है ना ये मेरे को। तुम पहले अपने आप में अकल लाओ, वो ज्यादा जरूरी है। ये कौन है, इनसे कहिए म्यूट हो जाए, नाम इसमें नहीं प्रेजेंट हो रहा। खैर, तो हमको लग रहा है शायद मल्टीपल या मल्टीप्लिसिटी ऑफ पुरुष की बात मैं कर रहा हूँ, या मल्टीपल फंक्शन आप भी कर रहे हैं। क्लास लेक्चर करते करते, सुनते सुनते, डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन इज गोइंग ऑन, है ना। शॉपिंग भी चल रही है, जर्नी भी चल रही है, ट्रेवलिंग भी चल रही है, लिसनिंग भी चल रहा है, राइटिंग भी चल रहा है। सो बढ़िया है। तो ये मल्टीप्लिसिटी जो है, डिफरेंट फंक्शन किसकी वजह से हो रहा है, पुरुष की वजह से ही हो रहा है। अनेकांतवाद अब काम आएगा। ठीक है, तो 10 पुरुष आर मल्टीपल, है ना। कॉन्शियस सोल कितनी है, सेल्फ इट इज मल्टीपल। तो ईच पुरुष एक्सपीरियंस है, सभी लोग जो हैं, हम आप चाहे जो लोग हैं, सभी भोग का और अपवर्ग मीन्स लिबरेशन मीन्स मोक्ष को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और टेक बर्थ रिपीटेटिवली अंटिल कैवल्य, अंटिल यू अटेन द कैवल्य, जब तक हमें कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक हम बार बार जन्म लेते रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, जो बार बार कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार मर रहे हैं, वो किस लिए, बस केवल और केवल कैवल्य के लिए, लिबरेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए जब तक कैवल्य या जब तक किसी को मोक्ष नहीं मिल जाता, या जब तक वो अल्टीमेट गोल क्या है लोगों का, तो अल्टीमेट गोल है वो जहां से आया वहीं जाना चाहेगा, है ना। वो जहां से आया है वहीं जाना चाहेगा, लेकिन गड़बड़ी क्या है, वो आया तो उस दुनिया से है, मीन्स वो तो सुप्रीम सोल से आया, वो तो सुप्रीम डॉक्टराइन से आया, वो परमात्मा के अंश से आया, लेकिन इस दुनिया में आके भटक गया, तो वो अपना डेस्टिनेशन भूल गया है। कई प्लेटफॉर्म में रह रहा है और सारे प्लेटफॉर्म को अपना डेस्टिनेशन मान लेता है। सो प्लेटफॉर्म इज नॉट योर डेस्टिनेशन, योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अल्टीमेट गोल of your life is your destination. So अपवर्ग is your destination, कैवल्य your destination, है ना, liberation, self realization, self actualization is your destination. So हम तब तक जन्म लेते रहेंगे, क्वेश्चन होता है ऐसा, कब तक जन्म लेते रहेंगे, तब तक जब तक यू अटेन द कैवल्य, जब तक आप कैवल्य को अटेन नहीं कर लेते हैं, तब तक आप जन्म लेते रहेंगे। ठीक है, सो ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे सांख्य समझाता है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, बर्थ है, डेथ है, एक्सपीरियंसेस सभी को होते रहते हैं, और सभी को किसी न किसी तरीके से, इवन सो यहाँ यदि 8 अरब की पॉपुलेशन है, 8 है ना बिलियन पॉपुलेशन है, सो आप ये कह सकते हैं कि 8 बिलियन पुरुष होंगे, सेल्फ होंगी। और भी केवल तो मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, एनिमल बीइंग, प्लांट बीइंग की तो मैं छोड़ दिया, ये भी है साथ में। ऐसा नहीं कि जानवरों में सेल्फ नहीं होता है, सब में सोल होता है। ठीक है, बस जानवरों का नेचर क्या है, जानवर जो हैं वो अपवर्ग मीन्स वो कैवल्य को अटेन नहीं कर सकते। जानवर जो हैं वो अपवर्ग मीन्स मोक्ष, वो कैवल्य लिबरेशन को वो अटेन नहीं कर सकते हैं। जानवर केवल क्या कर सकते हैं, सो भोग योनि है। सो ओनली दिस टाइप ऑफ एनिमल बीइंग, प्लांट बीइंग, ये सब क्या है, ये भोग योनि है। इकलौता ह्यूमन बीइंग ही ऐसा टाइम है, ऐसी टाइम पीरियड है, या ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप भोग और अपवर्ग दोनों कर सकते हैं, है ना। तो पुरुष में अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि जो पुरुष है वो मल्टीपल है, वो मल्टीप्लिसिटी के साथ है। ठीक है, और वो बराबर जो भी भोग और अपवर्ग के जो एक्सपीरियंस हैं, जो डेथ बर्थ, है ना, लर्निंग के एक्सपीरियंसेस हैं, वो पुरुष के माध्यम से हमेशा होते रहते हैं, और हर व्यक्ति को होते रहते हैं। इसलिए पुरुष कैसा है, कई सारा है, मल्टीपल है, प्लूरल है। ठीक है, नाउ द एसोसिएशन ऑफ प्रकृति एंड द पुरुष, क्या
relation से, so primal nature has the quality of manifestation. She act and manifest and transform. So she is insentient. पुरुष is sentient but does not act. ठीक है ना? पुरुष is sentient but does not act. ये कैसी है? She is insentient. ठीक है? So यहाँ पे जो सांख्य की फिलॉसफी है वो क्या बात कर रही है कि द क्वालिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो प्रकृति का पहली क्वालिटी कैसी है? मैनिफेस्टेशन की है. ठीक है, एक सेकंड. तो मैनिफेस्टेशन की क्वालिटी है. और जो हम लोगों ने 25 एलिमेंट को देखा, 23 एलिमेंट जो बाहर आए, 23 एलिमेंट जो बुद्धि से लेके आप इसको काउंट कर सकते हैं, बुद्धि से लेके, है ना, आपके पंच महाभूत तक. ठीक है. तो यहाँ पर बात किसकी आ रही है? तो ये कहते हैं शी एक्ट एंड मैनिफेस्ट एंड ट्रांसफॉर्म. वो क्या करती है? प्रकृति का सबसे बड़ा काम है वो चीज़ों को व्यक्त करती है, ट्रांसफॉर्म कर रही है. ठीक है ना. ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द प्रकृति. ठीक है ना. और क्या कर रही है? तो इसका और सबसे बड़ा जो नेचर है वो कैसा है? तो सी इज insentient. ठीक है, insentient. So anyone know what is the insentient? insentient क्या है? unconscious. ठीक है, she is unconscious. हमने पहले ही बताया प्रकृति कैसी है? unconscious. and पुरुष is the sentient but does not act. पुरुष conscious तो है, चैतन्य तो है, लेकिन एक्ट नहीं कर रहा है. क्योंकि वो एक्ट तब तक नहीं कर सकता जब तक वो प्रकृति से मिलेगा नहीं. प्रकृति से मिलते ही वो दोनों मिलते हैं, उसका जो सेंटिएंट एनर्जी है, कॉन्शियस एनर्जी है, वो उस पर वर्क करना शुरू करती है. सो देयरफॉर द क्वेश्चन अराइज हाउ बोथ रिजल्ट द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड. सो इट इज पॉसिबल एंड कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द इसको क्या कह सकते हैं? पगबंध न्याय. ठीक है. तो पंगबंध न्याय की बात करते हैं. द एनालॉजी ऑफ एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड एंड लिम्पिंग मैन. यू नो एंड यू हर्ड अबाउट वेरी रिनाउंड स्टोरी ऑफ द ब्लाइंड मैन एंड द लिम्पिंग मैन. एक अंधे और एक लंगड़े की कहानी आपको पता है. तो आपको ये भी पता है एक अंधे और कहानी लंगड़े की कहानी में कि एक जगह एक घर में आग लग जाती है और अंधा जो है वो लंगड़े से कहता है कि साहब बाहर निकालो, और लंगड़ा अंधे से कहता है बाहर निकालो. अब दोनों ने क्या किया कि दोनों ने एक युक्ति सोची, एक आइडिया आया. तो अंधे ने कहा लंगड़े से कि तुम मेरे पैर से ही सलामत है, तुम तो चल पाओगे नहीं, और मज़ेदार चीज़ है कि तुम्हारे पास आंखें हैं, मेरे पास आंखें नहीं हैं, तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हारा पैर बन जाता हूँ. तो लंगड़े ने कहा पैर कैसे बनोगे? बोले तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ और तुम मुझे रास्ता दिखाते जाओ, जैसा जैसा बोलते जाओगे वैसा वैसा मैं चलता जाऊंगा. सो यहाँ भी सेम कैसा है? तो पंगबंध न्याय का मतलब है कि जो प्रकृति है वो पुरुष पर आरूढ़ हो जाती है. पुरुष कैसा है? सो पुरुष का नेचर यहाँ पर कैसा है? ब्लाइंड मैन, लाइक अ ब्लाइंड मैन. उसको अभी कुछ भी नहीं पता वो क्या कर सकता है. बट प्रकृति कैसी है? प्रकृति इज द लिम्पिंग मैन, है ना. उसको वो लैंपिंग मैन है और वो सारी चीजें बता रही है और उसके साथ पुरुष एक्ट कर रहा है. तो वो पुरुष प्रकृति को अपने कंधे में रखता है. उस तरीके से कहानी चलती है. सो इन देयर आर टू मैन, ऑन ब्लाइंड मैन एंड द अदर लिम्पिंग. None of them can independently walk, but if the blind man carries the limping man, the blind man, so blind can walk while the other can direct him on the road, and the both can reach the destination. It's a very good analogy. It's a very good theory and very good argument behind the association of Prakriti and Purush. So question is that how to evolution जब पुरुष भी जो है वो सेंटिएंट है ना, कॉन्शियस है बट कुछ नहीं कर पा रहा, और प्रकृति कैसी है? इनसेंटिएंट है ना, बेसुध है, अनकॉन्शियस है ना. तो फिर भी काम हो रहा है. कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर कहानी ये वाली अप्लाई होती है. इसको क्या कहते हैं? इंसान के थियरी पंग, है ना, पंगबंध न्याय. तो पंगबंध न्याय
पगबंध है ना, तो अंध और है पगबंध, तो पगबंध न्याय, तो पग मीन्स पैर, ठीक है ना, अंध मीन्स अंधा, तो अंधा और पैर, यहाँ पगबंध है ना का मतलब है, पगबंध मीन्स लंगड़े और अंधे की कहानी। सो न्याय इज द लॉजिक, न्याय मीन्स लॉजिक, है ना। सो इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं द एसोसिएशन ऑफ प्रकृति और पुरुष, कि प्रकृति और पुरुष किस तरीके से मिल रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। Very important things are the association of Purush and Pradhan. What is the meaning of Pradhan? Pradhan is the Prakriti, है ना, Pradhan. So predominal है ना. So the association of Purush means self and the Pradhan in the cosmic game could similarly be explained. ठीक है ना, where Pradhan manifest into Mahat, अहंकार, अंतःकरण, इंद्रिय, है ना, and whose material cause is Pradhan and conscious is because of the Purush, ठीक है। तो जो चीजें प्रकृति से बाहर आ रही हैं, जो ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो प्रधान मैनिफेस्ट, प्रकृति क्या मैनिफेस्ट कर रही है, तो इंटेलिजेंस हमने देखा, अहंकार देखा, माइंड देखा, ठीक है, इंद्रियां देखा, तो इट इज द अवर है ना व्यक्त, इंद्रियां, ये क्या है, ये मटेरियल कॉज ऑफ द प्रधान है। ये किससे बनी है, तो ये प्रकृति से बनी है। कौन कौन से, तो इंटेलिजेंस है, माइंड है, ईगो है, सेंस है, ठीक है ना। और क्यों, एंड क्यों बनी, बिकॉज ऑफ द पुरुष। यदि पुरुष नहीं होता तो ये बनने वाली नहीं। सो द एसोसिएशन ऑफ द पुरुष एंड प्रधान प्रकृति इज द कॉस्मिक गेम, कुड सिमिलर टू एक्सप्लेन, टू बी एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये कैसे कॉस्मिक गेम की तरह है, ठीक है, एक कॉस्मिक गेम की तरह। सो कॉन्शियसनेस डिसेंड्स इनटू द फैकल्टीज एट डिफरेंट डिग्री डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट, है ना, एक्सटेंट एंड द ग्रॉस सब्टल नेचर ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन। सो कॉन्शियसनेस है ना डिसेंड्स इनटू द फैकल्टीज ऑफ डिफरेंट डिग्री डिपेंडिंग ऑन द देयर एक्सटेंट एंड द ग्रॉस सब्टल नेचर, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस का जो नेचर है वो बड़ा प्यारा है, कि जो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, है ना, ग्रॉस से लेके सब्टल, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही हैं, ये केवल और केवल कॉन्शियसनेस की वजह से हो रही हैं। लेकिन उसमें मेन जो डोमिनेंटी वाला पार्ट है वो किसका है, प्रधान, प्रकृति का है। और प्रकृति की वजह से सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, प्रकृति की वजह से सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत छोटा सा कंसेप्ट जो प्लूरलिटी ऑफ पुरुष एंड प्रकृति का है वो हम लोगों ने देखा। सो दो चीज़ें, एक तो हम लोगों ने क्या देखा, द एसोसिएशन ऑफ प्रकृति और पुरुष, क्या दोनों का रिश्ता है, और उन दोनों के रिश्ते से सृष्टि कैसे हो रही है ना, क्रिएशन कैसे हो रहा है, हमने ये देखा। फिर हमने और क्या देखा, अनेकांतवाद का सिद्धांत, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पुरुष, है ना। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पुरुष को भी देखने की कोशिश की कि व्हाट इज द, है ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पुरुष क्या है। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट अपने फैक्टर में आ जाते हैं, लिबरेशन और मोक्ष। तो द कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन, द कंसेप्ट ऑफ मोक्ष, हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है, मोक्ष का मतलब होता है जिसने तत्व दर्शन कर लिया हो, है ना, जिसने तत्व दर्शन कर लिया है और तत्व से अब आनंद की ओर जा रहा है, तत्व से मोक्ष की तरफ जा रहा है। मतलब उसने अपनी दुनिया को, अपनी शारीरिक मानसिक दुनिया को समझ लिया है, उसने अपनी जड़ दुनिया को समझ लिया है, उसने इल्यूजन को समझ लिया है। अब वो कहाँ जा रहा है, अब वो मूव कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे भीतर है, कहते हैं ना परमात्मा जो है, सोल सुप्रीम डॉक्टर है ना, हमारे अंदर है। बस यदि आप उसी को समझ लेते हैं और उसी को पा लेते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है, तो मोक्ष का मतलब होता है अपने सेल्फ को पाना, द अटेनमेंट ऑफ योर सेल्फ, है ना, द अटेनमेंट ऑफ योर सेल्फ। अकॉर्डिंग टू बुद्ध, बुद्ध क्या कहते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि साहब दुख से मुक्ति जो है वो मोक्ष है। बुद्ध कहते थे कि आप संसार से मुक्ति आपको मिल रही है, वो मोक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे तो आपको ये भी पता होगा कि जब पुरुषार्थ चतुष्टय की हम बात करते हैं,
पुरुषार्थ चतुष्टय की बात आएगी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो हैं वो हमारी लाइफ के 4 बेसिक पिलर हैं। तो अपनी लाइफ में धर्म मीन्स आपको क्या धारण करना है, क्या आपका बॉडी, आपका नेचर क्या है, उस नेचर के अकॉर्डिंग आप क्या चीज़ें करना चाहते हैं। अर्थ मीन्स होता है वेल्थ, है ना, पैसा, फाइनेंशियल स्टेटस। काम मीन्स होता है योर डिज़ायर, और डिज़ायर रिगार्डिंग एनी वन, फिजिकल डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर, मेंटल डिज़ायर, है ना, सोशल डिज़ायर इज द डिज़ायर। एंड द लास्ट वन इज द मोक्ष। सो मोक्ष क्या है? तो मोक्ष का मतलब यहाँ बताते हैं कि मोक्ष जो है वो अल्टीमेट एम है, ठीक है, जो हमारे डेवलपमेंट का ऑन डेवलपमेंट है ना। तो हम जब अपना डेवलप करना शुरू करते हैं तो हम कैसे हैं? तो हम अपने फिजिकल डेवलप को पहले पूरा करते हैं, फिर अपने प्राणिक डेवलपमेंट को सही करते हैं, फिर अपने मेंटल डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, फिर मेंटल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं, फिर ब्लिस डेवलपमेंट के बाद हम मोक्ष की तरफ आते हैं। तो मोक्ष जो है वो इतनी आसान की चीज़ नहीं है जो हर किसी को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि मोक्ष जो है वो एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, मोक्ष का और बड़ा अच्छा सा मतलब है। मोक्ष का मतलब होता है कि जीवन और बंधन की जो साइकिल है, ये जो बर्थ साइकिल है और डेथ साइकिल है, तो बर्थ और डेथ साइकिल के बंधनों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। आर समझ में? तो जन्म और मरण के जो चक्कर हैं, जो साइकिल है, जो उसका एक है ना बंधन है, तो इन बंधनों से मुक्त होना मोक्ष है। तो शास्त्र और पुराण जो भी बड़े अच्छे कंसेप्ट समझाते हैं मोक्ष के, वो बड़े बढ़िया लेवल पे समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको मुक्ति भी कहते हैं, है ना, कुछ लोग मुक्ति कहते हैं, कुछ लोग निर्वाण कहते हैं, कुछ लोग कैवल्य कहते हैं, कुछ लोग है ना ये कह सकते हैं कि मुक्त पुरुष कहते हैं। तो इनके खूब सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। सो लिबरेशन और मोक्ष का क्या मतलब होता है? जीवन और बंधन के चक्कर से या उनके है ना चक्र से मुक्त हो जाना मोक्ष है, ठीक है। एक और जो बहुत अच्छी बात यहाँ पर समझाई जाती है और वो हम लोगों को देखने लायक है, तो कहते हैं कि हमारे अंदर यदि इग्नोरेंस हो तो हम बार बार जन्म लेंगे और हम बार बार हम मरेंगे, ठीक है ना। तो इग्नोरेंस की वजह से हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार है ना हम सारे अनुभवों से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है वो क्या कहती है कि हमारी इंडियन फिलॉसफी कहती है कि जब आप अपने उस अज्ञान को दूर कर लेते हैं, आप अपने उस अविवेक को दूर कर लेते हैं, आप उस है ना अंधकार को समझ लेते हैं, उसमें प्रकाश लेके आते हैं, तब आप मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो जो मोक्ष है इट इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ द नीड, और ये इट शुड बी एक्सट्रीम लेवल ऑफ द डेस्टिनेशन। हमारा एक्सट्रीम लेवल का डेस्टिनेशन होना चाहिए जहाँ हमें जाना है, ठीक है। तो सांख्य के अनुसार हम लोगों ने क्या देखा था? 3 टाइप के दुख देखे थे कि नहीं देखे थे? क्वेश्चन है हाँ जी सर, जैसे कि आपने बोला कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना मोक्ष है, तो सर कोई जीवन जीते हुए महात्मा बुद्ध ने जैसे कहते हैं मोक्ष पा लिया, तो सर जीवन में रहते हुए भी मोक्ष पाना संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। तो 2 मुक्तियां होती हैं, एक विदेह मुक्ति कहते हैं, एक सदेह मुक्ति कहते हैं, ठीक है। तो सॉरी विदेह मुक्त और एक जीवन मुक्ति कहते हैं। तो विदेह मुक्ति क्या मुक्ति है? विदेह मुक्त का मतलब होता है देह रहते आप मुक्त हो जाएं, देह रहते ही आप इन तमाम चीजों से फ्री हो जाएं। देह रहते ही जो सांख्य के 3 दुख हैं, कौन कौन से 3 दुख हमने बताए अकॉर्डिंग टू सांख्य? हाउ मेनी टाइप ऑफ 3 अफ्लिक्शंस अकॉर्डिंग टू सांख्य? 3 अफ्लिक्शंस, एनीवन? सर शारीरिक, मानसिक एंड सामाजिक। अकॉर्डिंग टू सांख्य ये ठीक बता रही हैं आप, लेकिन और भी है कुछ, उस टर्मिनोलॉजी में आइए।
एनीवन, किसी को नहीं याद है? 3 अफ्लिक्शंस ऑफ सांख्य। आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं लग रहा है। 3 अफ्लिक्शंस कौन से हैं? आध्यात्मिक दुख, याद आया? आधि भौतिक दुख और यस सर। आधि दैविक दुख। तो जो आधि भौतिक, आधि दैविक, आधि आध्यात्मिक है ना, तो ये आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, ये 3 तरीके के तकलीफें हैं जिन पेन से हम गुजर रहे हैं। ये पेन जीवन रहते भी हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो जब जीवन रहते हम इनसे मुक्त हो जाते हैं, जैसे बुद्ध हैं, कबीर हैं, जैसे सूर है, मीरा है, तुलसी हैं, ये लोग कैसे हैं? ये विदेह हैं, देह रहते मुक्त हो चुके हैं, तो ये विदेह है। और एक होता है जीवन मुक्ति, जो मरने के बाद मुक्त हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे सन्यासी या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अल्टीमेट साधना करते हैं और उसके बाद मरने के बाद वो मुक्त होते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ऐसे लोगों को क्या कहा कि कुछ कहना है, किसी को कुछ सुनाना है तो सुनाइए। यस, तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी बोला है कि जो व्यक्ति योग पथ पे है और उसकी प्रैक्टिस इतनी गहरी हो गई कि धीरे 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 वो पीक पे हो गया है और वो अब शरीर छोड़ना चाहता है, और शरीर छोड़ने से यदि उसकी मुक्ति है तो वो कई बार, यदि संस्कार उसके खत्म हो चुके हैं, है ना, उसके यदि दुख समाप्त हो चुके हैं, तो वो चाहे तो अपने जीवन को समाप्त करके मुक्त हो सकता है। पर जीवन मुक्ति का कंसेप्ट उतना प्रचलन में नहीं है जितना विदेह मुक्ति का कंसेप्ट है। सो वेरियस, देयर आर 2 टाइप ऑफ मुक्ति, देयर आर 2 टाइप ऑफ मोक्ष। फर्स्ट इज विदेह और सेकंड इज जीवन मुक्ति। विदेह और जीवन मुक्ति। सो विदेह मीन्स देह रहते जो मुक्त हो जाए, है ना, विदेह भी है ना, और जीवन मुक्ति मतलब जीवन मरने के बाद जो मुक्त हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं? मोक्ष कह रहे हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखेंगे। फिर आगे बड़ी अच्छी चीज़ और है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि मोक्ष जो है वो स्वर्ग प्राप्ति है। कुछ लोग कहते हैं ना स्वर्ग और नरक की जर्नी है ना। तो कुछ लोग इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि जो स्वर्ग लोक है, आप स्वर्ग लोक में तभी पहुंचेंगे जब आप वहाँ मोक्ष आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मोक्ष की कोई कल्पना स्वर्ग और नरक से नहीं है। मोक्ष की कल्पना हमारे दुखों से है, मोक्ष की कल्पना हमारे अज्ञान से है, हमारे अविद्या से, हमारे इग्नोरेंस से है। ठीक है, तो जब आप अपने अविद्या, अज्ञान, इग्नोरेंस से अपने आप को दूर करते हैं, है ना, और अपने आप को आप पूरी तरीके से हील करते हैं, तो आप मोक्ष की तरफ आ जाते हैं। So according to Sankhya, the Purush is eternal, pure consciousness. ठीक है ना? So due to ignorance itself with the physical body, and it constituents manas, ahankar and mahat, which the are product of prakriti. तो कई बार क्या होता है, क्योंकि पुरुष तो वैसे तो एटर्नल है, लेकिन अविद्या की वजह से, अज्ञान की वजह से, और अज्ञान किसमें है? इग्नोरेंस, अज्ञान जो है ये प्रकृति में है। तो जैसे उससे मिला तो उसके जैसा हो गया, एंड इसकी वजह से वो क्या करने लगता है? मनुष्य अहंकार और महत को अपने जैसा, वो अपने आप को मन मान लेता है, वो अपने आप को ईगो मान लेता है, वो अपने आप को बुद्धि मान लेता है। ठीक है, और कहानी शुरू हो जाती है। तो पुरुष अपनी रियल आइडेंटिटी तो खो देता है, क्योंकि रियल आइडेंटिटी, रियल सुप्रीम डॉक्ट्राइन कॉन्शियसनेस जो है वो तो खो देता है। अब वो मनस, अहंकार और जो महत है, ये इसका रियल जो नेचर जो है वो प्रकृति का है। रियल कहें तो ये प्रकृति के प्रोडक्ट हैं। लेकिन पुरुष क्या करता है? पुरुष के अंदर पर्दा है, इल्यूजन है, तो पुरुष उनको अपना मान लेता है, और पुरुष कहता है मैं मन हूँ, मैं अहंकार हूँ, मैं महत हूँ। और बिल्कुल वैसे जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि यदि आपके सामने एक शीशा रखा जाए और शीशे से बोले आपका चेहरा देखिए, तो यदि शीशा धुंधला होगा तो आपका चेहरा भी धुंधला होगा। सेम इसी तरीके से यदि मन हमारा धुंधला है, अहंकार हमारा धुंधला है, महत हमारा धुंधला है, तो हम अपने आप को धुंधला मीन्स मन ही मानेंगे, अहंकार ही मानेंगे और महत ही मानेंगे। ठीक है, तो जरूरत क्या है? जरूरत है क्लैरिटी, जरूरत है लाइटनेस, प्रकाश की।
और मन, अंतःकरण, महत, ये सब इनको हमें पूरी तरीके से प्योर करना है. So other form of Sankhya teach the moksha is attained by one's own development of the higher faculty of the discrimination achieved by the meditation and the other yogic practices and prescribed to the through the Hindu Vedas. ठीक है. तो सांख्य क्या कहता है कि मोक्ष जो है वो अपने आप में एक सबसे ऊंचे लेवल की प्रैक्टिस है, ऊंचे लेवल का दर्जा है, और जिसको आपको यदि पाना है, तो यदि मोक्ष को पाना है तो कहीं ना कहीं आपको उस सुप्रीम पाथवे से जुड़ना पड़ेगा, उस रास्ते की तरफ जाना पड़ेगा जो मोक्ष की तरफ जाता है. तो वो रास्ते कौन है? तो वो रास्ते वेदांतिक, वेद की फिलॉसफी, वेद की प्रैक्टिसेस, वैदिक प्रैक्टिसेस, यौगिक प्रैक्टिसेस, है ना, इसकी बात करते. बट सांख्य में इस तरीके की प्रैक्टिसेस सच ऐसा नहीं आई है ना. आप देखें कि सांख्य में कोई ऐसी प्रैक्टिसेस आई हैं जो अष्टांग योग जैसी है या हठ योग जैसी, तो देयर आर नो एनी प्रैक्टिस. बिकॉज सांख्य कैसा है? तो सांख्य ज्ञान योग है ना. वो बहुत सारा उसमें हठ योग के कंसेप्ट नहीं है. सो देयर इज बॉन्डेज अलोंग एज बुद्धि डज नॉट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुरुष एंड द प्रकृति. इट्स वेरी गुड थिंग्स. देयर इज बॉन्डेज एज लॉन्ग एज. तो कई बार जो हमारी बुद्धि है वो पुरुष और प्रकृति में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बंधन है. और हमने आपको बताया था 8 फॉर्म ऑफ द बुद्धि, 8 सिम्टम है, 8 धर्म ऑफ द बुद्धि. बुद्धि के 8 धर्म है ना. और वो 8 धर्म कौन से हैं वो हमने आपको समझाए थे. ठीक है. सो 8 धर्म ऑफ बुद्धि, और उसके नोट्स भी ऑलरेडी यहाँ पे हमने हिंदी में दे दिए हैं, आप उसको देखिएगा. तो वो समझाया था. तो बुद्धि का एक धर्म जो है वो ज्ञान है, लेकिन दूसरा धर्म अज्ञान भी है. बुद्धि अज्ञान के साथ भी चल रही है. 2 तरीके की बुद्धि हो सकती है, अज्ञान और ज्ञान. तो ज्ञान बुद्धि आपको मोक्ष की तरफ लेके जा सकती है, और अज्ञान बुद्धि आपको पतन की तरफ लेके जा सकती है, दुनिया में उलझा सकती है, दुनिया की चीज़ों में उलझ सकते हैं. तो यदि ज्ञान की तरफ जुड़ेंगे तब आप क्या करेंगे? पुरुष और प्रकृति के बीच में रियल डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे, रियल डिस्क्रिमिनेशन. और यदि अज्ञान बुद्धि है तो वो पुरुष और प्रकृति के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाती है. जो साइकोफिजियल है ना प्रोसेस है ना, साइकोफिजियल प्रोसेस जो है हमारा, वो सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, तो पूरी तरीके से हमारा जो बंधन है बरकरार है. सो बुद्धि मस्ट बी रियलाइज दैट एब्सोल्यूट डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्योर कॉन्शियसनेस एंड द फिनोमिनल वर्ल्ड. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसलिए आप देखेंगे जो भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? वो सारी प्रैक्टिसेस जो है वो प्रकृति के लिए हो रही है. और प्रकृति का जो प्राइमरी एलिमेंट है वो क्या है? बुद्धि. तो हम कुछ भी करते हैं, हम ध्यान भी करते हैं, हम धारणा भी करते हैं, हम मंत्र जप भी कर रहे हैं, हम जिस प्रैक्टिस से गुजर रहे हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस कैसी हैं? वो सारी प्रैक्टिसेस आपके बुद्धि, आपके इंटेलिजेंस के डिस्क्रिमिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए है. कि हमें बस ये पता चले कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग. हमें इतना पता चलना चाहिए, तब जाके कहानी बदल सकती है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट. और क्या है? तो यहाँ पर आगे आते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर लिबरेशन. ठीक है. कौन से प्रैक्टिस करें कि हम अपने आप को लिबरेशन की तरफ लेके चलें? कौन सी वो प्रैक्टिसेस हैं जो आपको लिबरेशन से जोड़ सकती है, लिबरेशन की तरफ लेके जा सकती है? तो अकॉर्डिंग टू सांख्य कुछ बातें वो करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को जानना चाहिए. ठीक है. कौन सी वो बातें हैं? तो वो कहते हैं तत्व साक्षात्कार. यदि आप तत्व साक्षात्कार कर लेते हैं, तत्व साक्षात्कार का क्या मतलब होता है? तो तत्व मीन्स एलिमेंट, साक्षात्कार मीन्स द डिस्क्रिमिनेट और द रियलाइजेशन. So you realize all the element in structure way, structure form. तो जैसे जैसे ये सारे एलिमेंट आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएंगे, तो आप सारे तत्व को मीन्स आप पूरे तत्व को समझ जाएंगे. आपके 25 तत्व, 24 तत्व को समझ जाएंगे, तो 25वां आपको अपने आप समझ में आने लगे. तो यहाँ पर क्या कहते हैं? तत्व साक्षात्कार और द नॉलेज ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ वर्ल्ड इज द सोर्स ऑफ द लिबरेशन. केवल पहला एक ही तरीका है. तो तत्व साक्षात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो दिस कैन बी गेन टू द तत्व अभ्यास. तत्व अभ्यास करना पड़ेगा. और तत्व अभ्यास है ना, और है ना, एंड द मेडिटेशन. तो कई बार
जब सांख्य से ये पूछा गया कि साहब कैसे करना है तत्वाभ्यास, क्या प्रैक्टिसेस है, तो सांख्य डज नॉट एम्फेसाइज ऑन दैट एग्जैक्ट मेथड सिंस इट बाय नेचर ऑफ फिलॉसफी। कई बार सांख्य इन चीज़ों को नहीं बता पाया है कि एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए तत्वाभ्यास के, बट कंटेम्पलेटिव स्टेट विद द इंटेंट टू द नो द तत्व इज द सोर्स ऑफ द नॉलेज विच इज पॉसिबल इन योग थ्रू द मेडिटेशन एंड द ज्ञान मार्ग। तो सांख्य ये जरूर बता देता है कि ज्ञान मार्ग, चूंकि सांख्य भी जो है वो ज्ञान मार्ग की फिलॉसफी है, ज्ञान योग की फिलॉसफी है, ठीक है ना। तो वो बताने की क्या करता है कि सांख्य बताता है कि साहब कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं योग के जिसमें आप, है ना, तो योग के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके थ्रू आप तत्व अभ्यास कर सकते हैं। तत्व अभ्यास का मतलब होता है तत्व को समझने की कला, तत्वों को जानने की स्थिति शैली, तत्व को जानने की विधि तत्व अभ्यास कहलाता है। तो वो कौन से तरीके हैं जो यहाँ पर बताते हैं, तो बेसिक 3 मेथडोलॉजी की बात करता है। बेसिक 3 मेथडोलॉजी कौन से हैं, तो कहते हैं ज्ञान मार्ग में केवल 3 मेथडोलॉजी है, केवल 3, और उनके थ्रू भी आप अपने तत्व अभ्यास के माध्यम से तत्व साक्षात्कार कर सकते हैं। तो हाउ टू इनलाइटन तत्व साक्षात्कार, तो बाई तत्व अभ्यास। कैसे तत्व अभ्यास करेंगे, तो देयर आर 3 सेवरल प्रैक्टिस। व्हाट इज दैट? श्रवण। Shravan. First is the Shravan. Here is mentioned, here written down. Shravan. Second is Manana. And the third is Nididhyasana. Are you getting my point? So Shravan. What is the meaning of Shravan? So Shravan means listening. Listening is a good thought. Listening a good virtues. Listening is the Apta Vachan. है ना, डिस्कोर्स ऑफ द इनलाइटन सेजेस। जो भी इनलाइटन सेजेस हैं उनकी बातों को सुनना, शास्त्र की बातों को सुनना, है ना। तो चाहे गुरु की बातों को सुनना या शास्त्र की बातों को सुनना, इट्स कॉल्ड अ श्रवण। बहुत ज़रूरी है श्रवण। और आज के समय में श्रवण नहीं है, लोगों में श्रवण नहीं करते। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, बोलना उनको पसंद है बट सुनना पसंद नहीं। So Shravan is the basic marg, the basic ज्ञान मार्ग। So foundation ज्ञान मार्ग, fundamental ज्ञान मार्ग, है ना, बड़े important है, very important। Shravan, so Shravan is a basic thing, the listening art, the art of listening। और art of listening हम लोगों के साथ होना चाहिए। यदि हमारा आर्ट ऑफ लिसनिंग नहीं है तो हमारे रिलेशंस भी कैसे होंगे, हमारे रिलेशंस भी बड़े उलझे से रहेंगे। जिन रिलेशनशिप में आपने देखा होगा, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप की बात हो या सोशल रिलेशनशिप की बात हो या किसी भी रिलेशनशिप की बात हो, यदि वहाँ लिसनिंग है, और लिसनिंग भी ऐसे नहीं कि हाँ सुन लिया, पेशेंसफुल लिसनिंग विद द विजडम, सुना तो उसको मनन भी किया। ऐसा नहीं कि केवल हाँ साहब कोई आपसे अपनी बात कर रहा, आपने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देना। सुनने के बाद मनन, उस पर थिंकिंग करना, उस पर बार बार चिंतन करना, उस पर बार बार रिसाइटेशंस ऑफ द थॉट, रिसाइकल ऑफ द थॉट, उसको बार बार सोचना, विचारना कि ये चीज़ें कैसी हो रही हैं, ठीक है। उसको मनन कहते हैं, मनन, ठीक है। तो मनन है ना, मनन, चिंतन और मनन, है ना, जिसको 2 शब्द आपने सुना है, चिंतन और मनन। सो चिंतन मनन, सो चिंतन इज द इनिशिएशन ऑफ द मनन, है ना। सो फर्स्ट इज द श्रवण, सेकंड इज द मनन, है ना। सो मनन का मतलब है कि जो चीज़ें आपने लिसन कर रखी है, उस लिसनिंग को गहरे तरीके से आप मनन करें, उसको बड़े रूट लेवल पे जाके मनन करें, बड़े रूट लेवल पे समझें, ठीक है। सो लिसनिंग, थिंकिंग, and the last one is that nididhyasana। So nididhyasana means application, ठीक है। So nididhyasana means application। If you heard about the meditation, तो आपने ध्यान को सुना, तो आप ध्यान को मनन भी करिए और ध्यान को अप्लाई भी करिए, एप्लीकेशन भी करिए। ये नहीं कि हम कई बार किसी से कह देते हैं कि साहब हमें कुछ प्रैक्टिसेस बता दीजिए, और व्यक्ति आपको प्रैक्टिसेस बता दिया
अब आपने इस प्रैक्टिसेस को सुना, हाँ 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 ये तुम करते हैं, अरे ये तो होता है नहीं, ठीक है। आप उसके बारे में चिंतन करिए, आप उसके बारे में मनन करिए, और उसके बाद क्या करिए, अप्लाई करिए। इफ यू अप्लाइड एनी प्रैक्टिस, if you applicate any practice you applicate, आप देखेंगे you gain some specific experience. It is a good or it is a bad, but it is experience ना। तो experience जब आप लेंगे, उसी को क्या कहते हैं, that experience is called a साक्षात्कार। यदि आपको साक्षात्कार करना है तो आपको उसे साक्षात जुड़ना पड़ेगा, उस प्रैक्टिस से जुड़ना पड़ेगा। यदि साक्षात्कार करना है तो अभ्यास को साक्षात्कार में उससे उसको रियलाइज करना पड़ेगा। साक्षात्कार इज हिंदी टर्मिनोलॉजी, बट इंग्लिश वर्ड इज दैट रियलाइजेशन। So if you realize, if you experience, if you want to experience some specific type of food, so you should, है ना, so you should taste the food। आपको वो खाना खाना भी चाहिए, खाना खाना भी पड़ेगा, तभी आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे। So निधिध्यासन is the application, ठीक है। निधिध्यासन इज द एप्लीकेशन, और जब आप एप्लीकेशन करते हैं तभी जाके निधिध्यासन होएगा भी, और पूरी तरीके से। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट फॉर लिबरेशन, तो ये जो तीन चीजें सांख्य यहाँ समझा रहा है, ये समझने वाली बात है। तो श्रवण, मनन एंड निधिध्यासन। So what is the method of what is the method, yet what is the instrument for liberation? So instrument for liberation is the three practice of the Gyan Marg. It's called a Shravana, listening, Manan, thinking, Nididhyasan, application. और ये कुछ भी हो सकता है, श्रवण रिगार्डिंग योग, मनन रिगार्डिंग योग, एप्लीकेशन ऑफ द योग। श्रवण कुछ भी हो सकता है, श्रवण ऑफ भक्ति, श्रवण ऑफ प्योर इमोशंस, श्रवण ऑफ मनन ऑफ इमोशंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ इमोशंस। दिस इज वेरी गुड थिंग्स। आप कुछ भी अच्छी चीजें सुन रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें जो आपके साथ घट रही है, उन सारी चीजों को आप देखें, महसूस करें, और उसके बाद उसको रियलाइज करें, ठीक है। तो हमारे साथ ऐसा नहीं कि साहब निधिध्यासन नहीं किया तो साहब काम नहीं होगा। आप बड़े अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, आप लोगों से गाते फिरेंगे, साहब मेरा डॉक्टर बड़ा अच्छा है, मेरा डॉक्टर बड़ा अच्छा है। बोले अच्छा, बोले हाँ साहब बहुत बढ़िया डॉक्टर है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है। तो जब आपसे जो लोग बोलेंगे कि साहब तब तो भी आप बीमार कैसे रहते हैं, जब इतना अच्छा डॉक्टर है, तो डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयाँ, यदि आप उन दवाई के पर्चे को तकिए के नीचे रख के सो जाएंगे, रख के सो जाएंगे, तो आप ठीक होंगे। भले आपका डॉक्टर ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, भले आपका डॉक्टर ब्रह्मा जी क्यों ना हो। सो वन स्पेसिफिक थिंग इज दैट कि जब तक आप एप्लीकेशन नहीं करते किसी चीज का, तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो यदि डॉक्टर ने दवाई लिखी है तो दवाइयों का लिखना, उसके बारे में आपका सोचना, और उसके बाद आप दवाई को मार्केट से लेके जब आप उसको खाना शुरू करते हैं, इसको निधिध्यासन कहते हैं। तो यहाँ से आप तीनों एक साथ करेंगे तो ही काम होगा, यहाँ से कोई एक छोड़ देंगे तो कुछ होने वाला नहीं। बिना श्रवण के मनन भी करेंगे तो काम नहीं चलेगा, बिना कुछ सुने हुए मनन करने लगेंगे तो इट इज अ ख्याली पुलाव, इट इज अ सम डे ड्रीम, कुछ भी चल रहा है दिमाग में। ध्यान रखिए, कुछ भी मनन नहीं, मनन वही जो श्रवण से आया है, मनन वही जो लिसनिंग से आया है, जो लिसनिंग से आया है। सो इफ यू अपीयर द लिसनिंग, आपने लिसनिंग को अपीयर किया है, तो आप जो आपने जो सुना है वही आप मनन भी करेंगे, ठीक है। और वही मनन करना चाहिए, और जो मनन किया है उसी का एप्लीकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि सुन कुछ और रहे हैं, मनन कुछ और चल रहा है और एप्लीकेशन कुछ और चल रहा है। तो यदि ऐसा करेंगे तो कहानी डिस्टर्ब हो सकती है। यदि कहानी डिस्टर्ब हो जाएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो सांख्य जो है वो बात करता है तीन प्रैक्टिसेस की, और हिंट देता है, सच एज वो तो कोई मेथड तो देता नहीं है। आपसे कोई बोले कि सांख्य कोई मेथड देता है क्या, नहीं, आप कहिएगा नहीं, सांख्य कोई मेथड नहीं कहता। सांख्य जरूर कहता है कि तत्व साक्षात्कार करना चाहिए तत्व अभ्यास की विधि से,
लेकिन सांख्य इनडायरेक्टली ये कह देता है श्रवण मनन और निधिध्यासन, बट डायरेक्टली ये भी नहीं कहता है ना। तो सांख्य मेथड नहीं देता, तो मेथड देने वाले फिर कौन आते हैं, तो सांख्य का दूसरा भाई आता है और उसका नाम है योग दर्शन। क्या नाम है? योग दर्शन। और उसके फाउंडर कौन है? महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि तो इतने सारे प्रैक्टिस बताते हैं कि बंदा करता ही रह जाए, और सब लेवल की प्रैक्टिसेस बता रहे हैं। ऊंचे वाले लेवल के लोग के लिए ऊंची वाली प्रैक्टिस, मीडियम लेवल के लोगों के लिए मीडियम वाली प्रैक्टिस, और जो बीपीएल कैटेगरी के बड़े गरीब लोग हैं, बड़े अधम कोटि के साधक हैं, वो गरीब लोगों के लिए गरीब टाइप वाली प्रैक्टिस। गरीब लोग मतलब जो मेंटली जिनकी वृत्तियां जो डिसइंटीग्रेट हैं, ऐसे लोग गरीब हैं अकॉर्डिंग टू पतंजलि, है ना। तो पतंजलि के अनुसार गरीब का ये मतलब नहीं है कि यहाँ से आप जिसका सैलरी जो है वो 4 डिजिट का है वो गरीब है, नहीं। ठीक है, यहाँ कोई सैलरी होल्डर का मतलब नहीं है, ये इट्स अ कंसेप्ट ऑफ द माइंड, इट इज़ अ स्टेट ऑफ द माइंड। ठीक है, तो फिर महर्षि पतंजलि आते हैं तो वो प्रैक्टिसेस बताते हैं, और अच्छी प्रैक्टिसेस बताते हैं। अष्टांग योग, क्रिया योग, समाधि योग, चित्त प्रसादन, है ना, दिस वेरियस टाइप ऑफ प्रैक्टिस। वेरी brilliant contribution of yoga in yoga, very brilliant contribution in yoga are given by महर्षि पतंजलि। आप कभी पतंजलि योग सूत्र पढ़िएगा, आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा यदि सही लोग मिल जाएं आपको पढ़ाने वाले को, और आपके टीचर यदि आपको पढ़ाते हैं तो ज़रूर आप उनसे पढ़िएगा महर्षि पतंजलि योग सूत्र का योग दर्शन, महर्षि पतंजलि कृत पतंजलि योग सूत्र और योग दर्शन। तो इस तरीके से हमने आज कंसेप्ट को समझने की और जानने की कोशिश की। ठीक है, आज का इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक दो और टॉपिक आपके बचे हुए हैं, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग, इस तरीके से कुछ हैं टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो हम उसको कोशिश करेंगे कल उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर आपका मॉड्यूल 1 जो है वो कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शांति पाठ के लिए तैयार हो, शांति पाठ करें। कमर गर्दन सीधी करेंगे, शांति पाठ के लिए हम लोग तैयार होते हैं। ठीक है, शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरतानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। थैंक यू। थैंक यू सर।